सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो यूनियन बजट जो कल आया था, मतलब 24 को आया था, 24 जुलाई 2024, वो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। और ये जो यूनियन बजट मैं आपको कवर कराऊंगी ये पार्ट्स में होगा बेसिकली। तो यहाँ मैंने पहला पार्ट आपके लिए कंप्लीट बना दिया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। बजट के जो इंक्रीज़ हुआ है, जो कम हुआ है, वो सारे बजट के मैंने फिगर्स भी उसको इसमें कोट किए हैं, एज़ वेल एज़ जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, इन सब की एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस बार बजट में हुआ क्या है कि जो मोरारजी देसाई जो थे हमारे, जो बजट बनाते थे, उनको भी मिसेस निर्मला सीतारमन ने फ़ेल किया है। कैसे फ़ेल किया है? मोरारजी देसाई ने क्या किया था, फुल बजट 5 फुल बजट पेश किए थे और 1 इंट्री बजट उन्होंने पेश किया था। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो मिसेस निर्मला सीतारमन ऐसी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने 7 कॉन्सेक्यूटिव बजट पेश किए हैं और मोरारजी देसाई को फ़ेल किया है और अपना एक जगह बनाया है, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ये बन गई। तो यहाँ पे हम देखें कि ऑन 22 जुलाई पार्लियामेंट सेशन हैज स्टार्टेड एज वेल एज द मानसून सेशन स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 22 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन, जिसको हम लोग मानसून सेशन भी कह सकते हैं, वो सेशन स्टार्ट हुआ था। और मिसेस निर्मला सीतारमन इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 7 कॉन्जिक्यूटिव बजट सरपासिंग मोरारजी देसाई रिकॉर्ड ऑफ 6। मोरारजी देसाई प्रेजेंट 5 फुल बजट एंड 1 इंटरिम बजट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोरारजी देसाई जो क्या किए थे, इन्होंने सिर्फ 5 फुल बजट पेश किए थे और 1 इंटरिम बजट इन्होंने पेश किया था। उसी तरह मिसेस निर्मला सीतारमन ने, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बनी है फीमेल जिन्होंने क्या किया है, 7 कॉन्जिक्यूटिव बजट इन्होंने फुल पेश किए हैं। ठीक है, 7 बजट इन्होंने लगातार पेश किए हैं और जो मोरारजी देसाई थे वो 6 ही उन्होंने किए थे। तो यहाँ पे उनसे भी वो आगे निकल गए। अब हम देखिए तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, जो हुआ है इस साल के लिए जो बजट बनाया गया है वो। ठीक है, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल रिसिप्ट में क्या बजट हुआ है, क्या टोटल रिसिप्ट का कितना बजट एस्टिमेट है इस बार। तो टोटल रिसिप्ट होता क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम और इट्स काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट एट एनी पर्टिकुलर पीरियड यूजिंग अ फिजिकल ईयर। देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जितना भी इनकम अर्न करती है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है, वो क्या होता है, टोटल रिसिप्ट होता है। उसी तरह अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग। किसी भी चीज़ पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, तो जो खर्चा है गवर्नमेंट का, वो क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। नेट टैक्सेबल इनकम क्या होता है, जितना भी इनकम अर्न होकर आता है उस इनकम में से अगर हम लोग स्टैंडर्ड, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शन नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। मैं इसको सही कर देती हूँ। तो जो भी इनकम अर्न होकर आता है, जो भी इनकम हमारी क्या होती है, अर्न होकर आता है, उसमें से हम जब स्टैंडर्ड डिडक्शन सारे माइनस कर देते हैं, जब हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो उसके बाद अमाउंट जो बचता है, जो इनकम बचती है, वो होता है हमारा नेट टैक्सेबल। मतलब उसी इनकम पे क्या होता है, टैक्स लगता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन अ गिवन फिजिकल ईयर एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। देखिए, बोरिंग को एक्सक्लूड करके जो भी हमारा डिफरेंस आता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर का, जो भी डिफरेंस आता है बोरिंग्स को हटा करके, वो क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। सो यहाँ पर हम लोग देखें कि इस बार के बजट में ये सारी चीज़ें कितने किए गए हैं। तो 2024 टू 2025 के बजट एस्टिमेट्स यहाँ पर आ गए हैं। और टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग्स, अगर बोरिंग्स को हटा दिया जाए तो टोटल रिसिप्ट 32.07 लाख करोड़ का है। ओके, वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 48.21 लाख करोड़ का है। नेट टैक्स रिसीट 25.83 लाख करोड़ का है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, 4.9% ऑफ जीडीपी का, 4.9% ये लोग सोचे हैं कि ये करेंगे। मतलब जो डिफरेंसेस होंगे, जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का जो बीच का जो डिफरेंसेस होगा, उसको कम से कम इतना किया जाएगा। वो जीडीपी का 4.9% है। गवर्नमेंट रिड्यूस दिस फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम 4.9% टू 4.5%। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि 4.9% से 4.5% यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करेगी इस साल। इनका ये टारगेट है, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि जितना वो खर्चा कर रही है उतना ही वो अर्न अगर कर लेती है, जितना कम डिफरेंस है मतलब उतना ही हम अर्न कर ले रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा, तभी ये चीज़ अच्छा है। इसीलिए अगर डिफरेंसेस को कम किया जाएगा तभी ये अच्छा होगा भी। वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बजट साइज़ भी हम लोग कह सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बताई हूँ, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बजट साइज़ भी कह सकते हैं। जैसे जो बजट बनता है वो बेसिकली किस लिए बनता है, एक्सपेंडिचर करने के लिए तो बजट बनता है हर चीज़ का। ठीक है, तो अब हम लोग मूविंग फॉरवर्ड देखिए, यहाँ पे रिसीट है। तो रेवेन्यू रिसीट इतने इस साल कितना रखा गया है? देखिए, रेवेन्यू रिसीट है 31.3% 2024 टू 2025 के लिए। एंड कैपिटल रिसीट रखा गया है 2024 टू 2025 के लिए। ठीक है, 16.9 रखा गया है कैपिटल रिसीट 2024 टू 2025 के लिए। तो यहाँ पे आप रिसीट देख लीजिए। एंड नाउ तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में आता क्या है। कैपिटल रिसीट चलिए पहले देख लेते हैं। कैपिटल रिसीट में आता है कि लोन फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक से लोन उठाया है
वो आता है बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री से जो उन्होंने बोरोइंग की है, जो उधार लिया है, वो आता है। एज़ वेल एज़ जो बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई से जो बोरो करते हैं गवर्नमेंट, वो आता है। ठीक, वैसे रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, टोटल रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आते हैं, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो पब्लिक इंटरप्राइजेज से उनको मिलती है, पब्लिक कंपनी से मतलब वो, एंड फीस एंड चार्जेस जो वो चार्ज करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, तो उस पर जो उनकी फीस चार्ज कर रहे हैं, जो सर्विसेज में चार्ज कर रहे हैं, तो उनके लिए इस बार ये टारगेट रखा गया है कि रेवेन्यू रिसीट कितनी रहेगी, 31.3% एंड 31.3%, एंड कैपिटल रिसीट कितनी रहेगी, 16.9। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर का क्या यहाँ पे फिगर है, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए क्या, देखिए रेवेन्यू और कैपिटल का बेसिक मीन मतलब ये होता है कि रेवेन्यू होता है ना, वो बार-बार होता है, और जो कैपिटल होता है ना, वो कभी-कभी होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है इस साल का, 37.1, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 15.0। ठीक, लेट्स फॉरवर्ड। तो गवर्नमेंट एम टू रीच अ डेफिसिट बिलो 4.5% नेक्स्ट ईयर। अब गवर्नमेंट का एम है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फिजिकल डेफिसिट 4.9 है, अब इसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट का एम क्या है कि अगले साल तक मतलब नेक्स्ट ईयर तक 4.5% इनको करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्री टू बी लो स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड्स द 4%। अब जैसे कि इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करती है, मतलब ये कहा जाता है कि आरबीआई के पास ऐसा रहता है कि उनको 4% के ही आसपास उनको अपनी जो इन्फ्लेशन रेट रहेगी वो रखनी है। तो यहाँ पे एक ऐसा टारगेट बनाया गया है कि 4% तक वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को लेकर के आएँगे नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अब अभी तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन तो बहुत है। 4% तक टारगेट है उनका कि वो नेक्स्ट ईयर तक लेकर आएँगे। वैसे ही कोर इन्फ्लेशन 3.1% किया जाएगा, एक्सेप्ट नॉन फूड, मतलब नॉन फूड आइटम को छोड़ के और नॉन फ्यूल आइटम को हटा के। ठीक है? नॉन फूड आइटम्स को हटाए जाएँगे और नॉन फ्यूल को हटा के। सो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए हैं क्योंकि इनका क्या होता है कि हमारा जो 2024 एंड 2025 तक का जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स रहेगा वो 14.01 लाख करोड़ रहेगा, एंड नेट मार्केट बोरोइंग जो होगा वो 11.63 लाख करोड़ होगा। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग बेसिकली होता क्या है, द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट टू मीट एनी शॉर्टफॉल इन फंड्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज़ अनेबल टू कवर इट विद इनकम अर्न थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए गवर्नमेंट को कोई भी खर्चा करना होता है और उन्होंने जो बजट बना के रखा है उसमें कुछ शॉर्टफॉल हो गया, उनका उनका जो फंड है वो कम पड़ गया, तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से ये पैसा उठाते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट से पैसा उठाता है, तो यही जो होता है ना उनका ग्रॉस मार्केट बोरोइंग होता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपको नेट मार्केट बोरोइंग बताऊँ तो नेट मार्केट बोरोइंग इज द अमाउंट ऑफ मनी अ गवर्नमेंट बोरो ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर टू कवर अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट उठाती है पैसा एक फिजिकल ईयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, नेट मार्केट बोरोइंग्स बोलते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखिए यहाँ पे कुछ बजट्स बनाए गए हैं जो मतलब इस बार के बजट में कुछ ऐसे मेजर आइटम हैं जिन पे एक्सपेंडिचर करना है। वो क्या मेजर आइटम है और कितने एक्सपेंडिचर के लिए कितना एक्सपेंडिचर उस पर करना है, ये देखते हैं। देखिए डिफेंस के लिए 4,54,773 ये है इनका, इन करोड़ में ये बजट है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना गवर्नमेंट ने रखा है, देखिए 2,65,808 रखा है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए 1,51,851 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने रखा है। एंड होम अफेयर्स के लिए 1,50,983 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने रखा है। एजुकेशन के लिए 1,25,638 करोड़ का। ठीक है, उसी तरह कुछ और ऐसे मेजर आइटम्स हैं जिनका बजट जो है थोड़ा एक्सीड किया गया है। जैसे आईटी एंड टेलीकॉम का आप देखिए तो 1,16,324, वैसे हेल्थ में अगर देखिए तो 89,287, और एनर्जी का 68,769, सोशल वेलफेयर का 56,501, एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 47,559। तो ये कुछ ऐसे मेजर आइटम्स हैं मतलब कि जिन पे फोकस ज़्यादा गवर्नमेंट ने किया है, सरकार ने ज़्यादा फोकस किया है, और इनकी ये जो एक्सपेंडिचर का जो एक बजट फिक्स किया गया है वो ये सारे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैं शायद मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था क्या। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देख लिए तो इस साल का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 37.1 है। ठीक है, एंड जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 15.0 है 2024 टू 2025 का। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये मैं बताइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी अ गवर्नमेंट स्पेंड इन अ फिजिकल ईयर टू कवर द ऑनगोइंग कॉस्ट ऑफ रनिंग इट्स डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज विदाउट अफेक्टिंग इट्स एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट सरकार अपनी जो डिपार्टमेंट को चलाने में जो कॉस्ट खर्चा करती है, जो मतलब पैसा खर्चा करती है एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी खर्चा करती है अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट, विदाउट अफेक्टिंग असेट एंड लायबिलिटीज़ को बिना अफेक्ट करे, तो वो क्या होती है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो पैसे खर्च किए जाते हैं किस चीज़ में, लैंड खरीदना है तो मशीनरीज़ को डेवलप कराना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन
एक्वायरिंग फिक्स एसेट लाइक लैंड एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट गिव्स प्रॉफिट और डिविडेंड इन फ्यूचर। देखिए, ये सब चीज़ों के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि इससे लैंड खरीदना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है हमें, तो ये वो गवर्नमेंट जो ये करती है ना, मशीनरीज़ को डेवलप करना है, इक्विपमेंट उनको लेना है, बिल्डिंग्स लेना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा करती है वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वो अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो वो खर्चा करती है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बजट का थीम क्या है, इस बार का बजट का थीम मतलब सबसे ज़्यादा बजट का फोकस किस पे किया गया है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट पे किया गया है, स्किलिंग पे किया गया है, एमएसएमई सेक्टर पे किया गया है, एज वेल एज मिडिल क्लास पे किया गया है। ठीक। एलोकेशन टू मेजर स्कीम। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेजर स्कीम जो हमारे जो चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने मेजर स्कीम जो चलाया है, उसमें कितना कितना एलोकेट किया गया है। तो आप देखिए कि हर जो हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर था, इस बार का बजट पुराने फाइनेंशियल ईयर के जो बजट था उससे ज़्यादा ही है। ओके। तो यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में अगर 2024 टू 2025 का अगर आप बजट देखें तो ये 86,000 है, जबकि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखिए तो यहाँ पे 60,000 है। तो यहाँ पे 20,000 का इंक्रीमेंट है इस बार के बजट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे 12,000 का है, 1200 का है। ठीक है, 1200 का है 2024 टू 2025 में। वैसे ही अगर आप पुराने साल का देखिए तो यहाँ 840 ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एलपीजी के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है तो उसके लिए कितना है, 1500 है इस बार, जबकि लास्ट ईयर हमारा क्या था, 180 था। लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम, इसमें कितना है, 3849 है इस साल का, जबकि हमारा पिछले साल का सिर्फ 1300 था। तो यहाँ पे जितना भी बजट बना है जो मेजर स्कीम के लिए, जो इस बार का जो बजट बनाया गया है, वो पिछले बार के जो बजट में जो फिगर्स रखे गए थे उससे ज़्यादा है। ठीक। कुछ और है यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 2228 है इसका बजट। वैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप देखिए तो 2143 है 2024 टू 2025 का बजट। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 6903 2024 टू 2025 का बजट। एंड सोलर पावर का कितना है, 10,000। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा इस बार का बजट है वो पुराने बजट से बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि गवर्नमेंट के पास जो ₹1 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसे आएँगे वो कहाँ-कहाँ से आएँगे और कितने परसेंट में आएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे कम कहाँ से आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी से 27% आ रहा है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहा है 1%। उसी तरह नॉन टैक्स रिसीट से आ रहा है 9%। कस्टम से कितना आ रहा है, देखिए 4%। कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 15% एंड इनकम टैक्स से 19%। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं ना कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी, नॉन टैक्स रिसीट, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखिए 1% आ रहा है, और जो सबसे सबसे ज़्यादा आ रहा है 27% एंड सबसे कम आ रहा है 1% जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहा है। तो ये मेन जो है ये 2 याद रखने की चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी बेसिकली होता क्या है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ का बजट कितना है, 5% है। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। देखिए, जो भी हमारे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इंडिया में, उस पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है वो क्या होता है, वो उस ड्यूटी को क्या बोलते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। वैसे उसी तरह अगर देखिए नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या होता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसीट दैट द गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स सच एज ओल्ड असेट, पब्लिक इंटरप्राइजेस और इक्विटी होल्डिंग। देखिए, जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट मिलता है, रेवेन्यू मिलता है किससे, वो रेवेन्यू अर्न करते हैं जो कि सेल से मिला, सेल ऑफ असेट, किसी असेट को बेचकर। ठीक है, किसी नए असेट को बेचे, किसी पुराने असेट को बेचे, या फिर किसी पब्लिक इंटरप्राइजेस से उनको मिल रहा है, या फिर अगर इक्विटी किसी ने होल्ड किया, जैसे लोन की रिकवरी उनको गवर्नमेंट कर रही है, लोन्स की रिकवरी होने पे जो उनको मिला, दैट कैपिटल रिसीट मिला। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज एंड डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आप अपने पैसे निकाल लेंगे, तो क्या होगा, पैसे निकाल के आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए कि मुझे XYZ कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर मुझे फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना, तो वहाँ से मैंने क्या किया, पैसे निकाले और पैसे निकाल के मैंने कहीं और लगा दिया। तो पैसे निकाल के कहीं और लगा देना, ये चीज़ होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसी तरह कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इज अ लेवी विच द गवर्नमेंट इम्पोजेस ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो भी इनकम होती है, टोटल इनकम जो होती है, उस पर जो टैक्स वो लगाती है वो होती है कॉर्पोरेशन टैक्स। उसी तरह आप कस्टम ड्यूटी देखिए तो कस्टम ड्यूटी इज द टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये टैक्स किस चीज़ पे लगाए जाते हैं, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब कि हम अपने देश से बाहर अगर कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, किसी गुड्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो भी मैंने आपको फिगर्स दिखाए हैं, ये सारे जो फिगर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये क्या है, ये गवर्नमेंट को इस बार जहाँ-जहाँ से पैसे उनको मिलेंगे और कितने-कितने परसेंट में उनको पैसे, मतलब उनका रुपये आ सकता है, ये वो चीज़ है। उसी तरह हम लोग आगे अगर कुछ देखें तो यहाँ रुपीज़ जाएँगे कैसे, मतलब गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ खर्चा करने वाली है। तो देखिए, पेंशन के लिए 4% इन्होंने रखा है, दूसरे अदर खर्चे खर्चे के लिए इन्होंने 9% रखा है। सेंट्रली मतलब केंद्रीय, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो ये स्कीम चलाते हैं उसके लिए इन्होंने 8% रखा है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र के लिए
फाइनेंस कमीशन के लिए कितना रखा है 9%, और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 24%, डिफेंस के लिए 8% रखा है, सब्सिडी के लिए कितना रखा है 6%, मतलब ये सब इनका खर्चा है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो चल रही है वो इसके लिए 16% रखा है, और इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए 19% रखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है कि कितने परसेंट पैसे गवर्नमेंट के पास से जाएंगे कौन कौन सी सेक्टर में। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे कितने पैसे कितने परसेंटेज में जाएंगे गवर्नमेंट के पास से। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको ये बताया कि गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से आएंगे और कितने परसेंटेज में आएंगे, और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कहाँ कहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें आप ये देखिए, सबसे देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा है आपका 21%। तो सबसे ज़्यादा जाएंगे कहाँ पर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने ये करेंगे खर्चा। ठीक है, रुपीज़ कहाँ जाएंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाएंगे, और सबसे कम कहाँ पे जाएंगे, सबसे कम जाएंगे पेंशन के लिए, सिर्फ 4% रखा गया है। तो यहाँ पे जो मैंने पूरी जो एनालिसिस की है विथ ऑल कॉन्सेप्ट की, सारे कॉन्सेप्ट की मीनिंग के साथ मैंने आपको ये पूरा कवर करा दिया है। बजट में जो पार्ट 2 आएगा, मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसका, तो वहाँ पे मैं और अच्छे से आपको फर्दर जो भी और बजट की जो फिगर्स थे वो और अच्छे से मैं आपको क्लियर करा दूँगी। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको जो यूनियन बजट जो कल आया था, मतलब 24 को आया था, 24 जुलाई 2024, वो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। और ये जो यूनियन बजट मैं आपको कवर कराऊंगी ये पार्ट्स में होगा बेसिकली। तो यहाँ मैंने पहला पार्ट आपके लिए कंप्लीट बना दिया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। बजट के जो इंक्रीज़ हुआ है, जो कम हुआ है, वो सारे बजट के मैंने फिगर्स भी इसको इसमें कोट किए हैं, एज वेल एज जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, इन सब की एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इस बार बजट में हुआ क्या है कि जो मोरारजी देसाई जो थे हमारे, जो बजट बनाते थे, उनको भी मिसेस निर्मला सीतारमन ने फेल किया है। कैसे फेल किया है, मोरारजी देसाई ने क्या किया था, फुल बजट 5 फुल बजट पेश किए थे और एक इंट्री बजट उन्होंने पेश किया था। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो मिसेस निर्मला सीतारमन ऐसी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने 7 कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश किए हैं और मोरारजी देसाई को फेल किया है और अपना एक जगह बनाया है, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ये बन गई। तो यहाँ पे हम देखें कि ऑन 22 जुलाई पार्लियामेंट सेशन हैज स्टार्टेड एज वेल एज द मानसून सेशन स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 22 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन, जिसको हम लोग मानसून सेशन भी कह सकते हैं, वो सेशन स्टार्ट हुआ था। और मिसेस निर्मला सीतारमन इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 7 कॉन्जिक्यूटिव बजट सरपासिंग मोरारजी देसाई रिकॉर्ड ऑफ 6। मोरारजी देसाई प्रेजेंट 5 फुल बजट एंड 1 इंटरिम बजट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोरारजी देसाई जो क्या किए थे, इन्होंने सिर्फ 5 फुल बजट पेश किए थे और एक इंटरिम बजट इन्होंने पेश किया था। उसी तरह मिसेस निर्मला सीतारमन ने ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बनी है फीमेल जिन्होंने क्या किया है, 7 कॉन्जिक्यूटिव बजट इन्होंने फुल पेश किए हैं। ठीक है, 7 बजट इन्होंने लगातार पेश किए हैं और जो मोरारजी देसाई थे वो 6 ही उन्होंने किए थे। तो यहाँ पे उनसे भी वो आगे निकल गए। अब हम देखिए तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी जो हुआ है इस साल के लिए जो बजट बनाया गया है वो। ठीक है, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल रिसिप्ट में क्या बजट हुआ है, क्या टोटल रिसिप्ट का कितना बजट एस्टिमेट है इस बार। तो टोटल रिसिप्ट होता क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम और इट्स काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट एट एनी पर्टिकुलर पीरियड यूजिंग अ फिजिकल ईयर। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जितना भी इनकम अर्न करती है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है, वो क्या होता है, टोटल रिसिप्ट होता है। उसी तरह अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग। किसी भी चीज़ पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, तो जो खर्चा है गवर्नमेंट का वो क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। नेट टैक्सेबल इनकम क्या होता है, जितना भी इनकम अर्न होकर आता है उस इनकम में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शन नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। मैं इसको सही कर देती हूँ। तो जो भी इनकम अर्न होकर आता है, जो भी इनकम हमारी क्या होती है, अर्न होकर आता है, उसमें से हम जब स्टैंडर्ड डिडक्शन सारे माइनस कर देते हैं, जब हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो उसके बाद अमाउंट जो बचता है, जो इनकम बचती है, वो होता है हमारा नेट टैक्सेबल। मतलब उसी इनकम पे क्या होता है, टैक्स लगता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन अ गिवन फिजिकल ईयर एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। देखिए एक्सक्लूडिंग बोरिंग को एक्सक्लूड करके जो भी हमारा डिफरेंस आता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर का, जो भी डिफरेंस आता है बोरिंग्स को हटा करके, वो क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। सो यहाँ पर हम लोग देखें कि इस बार के बजट में ये सारी चीज़ें कितने किए गए हैं। तो 2024 टू 2025 के बजट एस्टिमेट्स यहाँ पर आ गए हैं। और टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग्स, अगर बोरिंग्स को हटा दिया जाए तो टोटल रिसिप्ट 32.07 लाख करोड़ का है। ओके, वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 48.21 लाख करोड़ का है। नेट टैक्स रिसीट 25.83 लाख करोड़ का है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, 4.9% ऑफ जीडीपी का 4.9% ये लोग सोचे हैं कि ये करेंगे। मतलब जो डिफरेंसेस होंगे, जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का जो बीच का जो डिफरेंसेस होगा उसको कम से कम इतना किया जाएगा। वो जीडीपी का 4.9% है। गवर्नमेंट रिड्यूस दिस फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम 4.9% टू 4.5%। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए गवर्नमेंट चाहती है
कि 4.9% से 4.5% यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करेगी इस साल, इनका ये टारगेट है। क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि जितना वो खर्चा कर रही है उतना ही वो अर्न अगर कर लेती है, जितना कम डिफरेंस है मतलब उतना ही हम अर्न कर ले रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा, तभी ये चीज़ अच्छा है। इसीलिए अगर डिफरेंसेस को कम किया जाएगा तभी ये अच्छा होगा भी। वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बजट साइज़ भी हम लोग कह सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बताई हूँ, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बजट साइज़ भी कह सकते हैं। जैसे जो बजट बनता है वो बेसिकली किस लिए बनता है? एक्सपेंडिचर करने के लिए तो बजट बनता है हर चीज़ का, ठीक है? तो अब हम लोग मूविंग फॉरवर्ड देखिए, यहाँ पे रिसीट है, तो रेवेन्यू रिसीट इतने इस साल कितना रखा गया है? देखिए रेवेन्यू रिसीट है 31.3% 2024 टू 2025 के लिए, एंड कैपिटल रिसीट रखा गया है 2024 टू 2025 के लिए, ठीक है? 16.9 रखा गया है कैपिटल रिसीट 2024 टू 2025 के लिए। तो यहाँ पे आप रिसीट देख लीजिए। एंड नाउ तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में आता क्या है। कैपिटल रिसीट चलिए पहले देख लेते हैं। कैपिटल रिसीट में आता है कि लोन फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक से लोन उठाया है वो आता है। बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री से जो उन्होंने बोरोइंग की है, जो उधार लिया है वो आता है। एज वेल एज जो बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई से जो बोरो करते हैं गवर्नमेंट, वो आता है, ठीक। वैसे रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है? टोटल रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आते हैं, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो पब्लिक इंटरप्राइजेस से उनको मिलती है, पब्लिक कंपनी से मतलब वो, एंड फीस एंड चार्जेस जो वो चार्ज करते हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट तो उस पर जो उनकी फीस चार्ज कर रहे हैं, जो सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं, तो उनके लिए इस बार ये टारगेट रखा गया है कि रेवेन्यू रिसीट कितनी रहेगी? 31.3% एंड 31.3% एंड कैपिटल रिसीट कितनी रहेगी? 16.9, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर का क्या यहाँ पे फिगर है? देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए क्या, देखिए रेवेन्यू और कैपिटल का बेसिक मीन मतलब ये होता है कि रेवेन्यू होता है ना वो बार-बार होता है और जो कैपिटल होता है ना वो कभी-कभी होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है इस साल का? 37.1 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 15.0, ठीक। लेट्स फॉरवर्ड। तो गवर्नमेंट एम टू रीच अ डेफिसिट बिलो 4.5% नेक्स्ट ईयर। अब गवर्नमेंट का एम है कि जैसा मैंने आपको बताया था ना कि फिजिकल डेफिसिट 4.9 है, अब इसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट का एम क्या है कि अगले साल तक मतलब नेक्स्ट ईयर तक 4.5% इनको करना है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्री टू बी लो स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड्स द 4%। अब जैसे कि इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करती है, मतलब ये कहा जाता है कि आरबीआई के पास ऐसा रहता है कि उनको 4% के ही आसपास उनको अपनी जो इन्फ्लेशन रेट रहेगी वो रखनी है। तो यहाँ पे एक ऐसा टारगेट बनाया गया है कि 4% तक वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को लेकर के आएँगे नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अब देखिए अभी तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन तो बहुत है, 4% तक टारगेट है उनका कि वो नेक्स्ट ईयर तक लेकर आएँगे। वैसे ही कोर इन्फ्लेशन 3.1% किया जाएगा, एक्सेप्ट नॉन फूड, मतलब नॉन फूड आइटम को छोड़ के और नॉन फ्यूल आइटम को हटा के, ठीक है। नॉन फूड आइटम्स को हटाए जाएँगे और नॉन फ्यूल को हटा के। सो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए हैं क्योंकि इनका क्या होता है कि हमारा जो 2024 एंड 2025 तक का जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स रहेगा वो 14.01 लाख करोड़ रहेगा, एंड नेट मार्केट बोरोइंग जो होगा वो 11.63 लाख करोड़ होगा। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग बेसिकली होता क्या है? द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट टू मीट एनी शॉर्टफॉल इन फंड्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज़ अनेबल टू कवर इट विद इनकम अर्न थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए गवर्नमेंट को कोई भी खर्चा करना होता है और उन्होंने जो बजट बना के रखा है उसमें कुछ शॉर्टफॉल हो गया, उनका जो फंड है वो कम पड़ गया, तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से ये पैसा उठाते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट से पैसा उठाता है, तो यही जो होता है ना उनका ग्रॉस मार्केट बोरोइंग होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको नेट मार्केट बोरोइंग बताऊँ तो नेट मार्केट बोरोइंग इज द अमाउंट ऑफ मनी अ गवर्नमेंट बोरो ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर टू कवर अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट उठाती है पैसा एक फिजिकल ईयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, नेट मार्केट बोरोइंग्स बोलते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखिए यहाँ पे कुछ बजट्स बनाए गए हैं जो मतलब इस बार के बजट में कुछ ऐसे मेजर आइटम हैं जिन पे एक्सपेंडिचर करना है। वो क्या मेजर आइटम है और कितने एक्सपेंडिचर के कितना एक्सपेंडिचर उस पर करना है, आइए देखते हैं। देखिए डिफेंस के लिए 4,54,773 ये है इनका, इन करोड़ में ये बजट है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना गवर्नमेंट ने रखा है, देखिए 2,65,808 रखा है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए 1,51,851 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने रखा है। एंड होम अफेयर्स के लिए 1,50,983 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने रखा है। एजुकेशन के लिए 1,25,638 करोड़ का, ठीक है। उसी तरह कुछ और ऐसे मेजर आइटम्स हैं जिनका बजट जो है थोड़ा एक्सीड किया गया है। जैसे आईटी एंड टेलीकॉम का आप देखिए तो 1,16,324, वैसे हेल्थ में अगर देखिए तो 89,287 और एंड एनर्जी का 68,769, सोशल वेलफेयर का 56,501 एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 47,559। तो ये कुछ ऐसे मेजर आइटम्स हैं मतलब कि जिन पे फोकस ज़्यादा गवर्नमेंट ने किया है, सरकार ने ज़्यादा फोकस किया है, और इनकी ये जो एक्सपेंडिचर का जो एक बजट फिक्स किया गया है वो ये सारे हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैं शायद मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था क्या? तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देख लिए तो इस साल का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है 37.1 है, ठीक है। एंड जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 15.0 है 2024 टू 2025 का। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है आइए मैं बताइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अ मनी अ गवर्नमेंट स्पेंड इन अ फिजिकल ईयर टू कवर द ऑनगोइंग कॉस्ट ऑफ रनिंग इट्स डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज विदाउट अफेक्टिंग इट्स एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट सरकार अपनी जो डिपार्टमेंट को चलाने में जो कॉस्ट खर्चा करती है, जो मतलब पैसा खर्चा करती है एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी खर्चा करती है अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट, विदाउट अफेक्टिंग असेट एंड लायबिलिटीज़ को बिना अफेक्ट करे, तो वो क्या होती है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो पैसे खर्च किए जाते हैं किस चीज़ में, लैंड खरीदना है तो मशीनरीज को डेवलप कराना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन acquiring fixed asset like land and investment by the government that gives profit or dividend in future। देखिए ये सब चीज़ों के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि जैसे लैंड खरीदना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है हमें, तो जो गवर्नमेंट जो ये करती है ना, मशीनरीज़ को डेवलप करना है, इक्विपमेंट उनको लेना है, बिल्डिंग्स लेना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा करती है वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वो अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो वो खर्चा करती है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बजट का थीम क्या है, इस बार का बजट का थीम मतलब सबसे ज़्यादा बजट का फोकस किस पे किया गया है, देखिए एम्प्लॉयमेंट पे किया गया है, स्किलिंग पे किया गया है, एमएसएमई सेक्टर पे किया गया है, एज वेल एज मिडिल क्लास पे किया गया है। ठीक। एलोकेशन टू मेजर स्कीम, देखिए सबसे ज़्यादा जो मेजर स्कीम जो हमारे जो चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने मेजर स्कीम जो चलाया है उसमें कितना कितना एलोकेट किया गया है, तो आप देखिए कि हर जो हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर था, इस बार का बजट पुराने फाइनेंशियल ईयर के जो बजट था उससे ज़्यादा ही है। ओके। तो यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में अगर 2024 टू 2025 का अगर आप बजट देखें तो ये 86,000 है, जबकि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखिए तो यहाँ पे 60,000 है, तो यहाँ पे 20,000 का इंक्रीमेंट है इस बार के बजट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे 12,000 का है, 1200 का है। ठीक है, 1200 का है 2024 टू 2025 में। वैसे ही अगर आप पुराने साल का देखिए तो यहाँ 840 ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है तो उसके लिए कितना है, 1500 है इस बार, जबकि लास्ट ईयर हमारा क्या था, 180 था। लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम, इसमें कितना है, 3849 है इस साल का, जबकि हमारा पिछले साल का सिर्फ 1300 था। तो यहाँ पे जितना भी बजट बना है जो मेजर स्कीम के लिए, जो इस बार का जो बजट बनाया गया है वो पिछले बार के जो बजट में जो फिगर्स रखे गए थे उससे ज़्यादा है। ठीक। कुछ और है यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में 2228 है इसका बजट। वैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप देखिए तो 2143 है 2024 टू 2025 का बजट। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 6903 2024 टू 2025 का बजट। एंड सोलर पावर का कितना है, 10,000। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा इस बार का बजट है वो पुराने बजट से बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि गवर्नमेंट के पास जो 1 रुपया आ रहा है वो कहाँ से रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसे आएँगे वो कहाँ से आएँगे और कितने परसेंट में आएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे कम कहाँ से आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से 27% आ रहा है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहा है 1%। उसी तरह नॉन टैक्स रिसीट से आ रहा है 9%। कस्टम से कितना आ रहा है, देखिए 4%। कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18%, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 15%, एंड इनकम टैक्स से 19%। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं ना कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी, नॉन टैक्स रिसीट, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखिए 1% आ रहा है, और जो सबसे सबसे ज़्यादा आ रहा है 27%, एंड सबसे कम आ रहा है 1% जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहा है। तो ये मेन जो है ये 2 याद रखने की चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी बेसिकली होता क्या है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ का बजट कितना है, 5% है। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। देखिए जो भी हमारे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इंडिया में, उस पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है वो क्या होता है, वो उस ड्यूटी को क्या बोलते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। वैसे उसी तरह अगर देखिए नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या होता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसीट दैट द गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स सच एज ओल्ड असेट, पब्लिक इंटरप्राइजेस और इक्विटी होल्डिंग। देखिए जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट मिलता है, रेवेन्यू मिलता है किससे, वो रेवेन्यू अर्न करते हैं जो सेल से मिला, सेल ऑफ असेट, किसी असेट को बेचकर। ठीक है, किसी नए असेट को बेचे, किसी पुराने असेट को बेचे, या फिर किसी पब्लिक इंटरप्राइजेस से उनको मिल रहा है, या फिर अगर इक्विटी किसी ने होल्ड किया, जैसे लोन की रिकवरी उनको गवर्नमेंट कर रही है,
लोन्स की रिकवरी होने पे जो उनको मिला, दैट कैपिटल रिसीट मिला। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज एंड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आप अपने पैसे निकाल लेंगे, तो क्या आपको पैसे निकाल के आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए कि मुझे XYZ कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर मुझे फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना, तो वहाँ से मैंने क्या किया, पैसे निकाले और पैसे निकाल के मैंने कहीं और लगा दिया। तो पैसे निकाल के कहीं और लगा देना, ये चीज़ होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसी तरह कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इज अ लेवी विच द गवर्नमेंट इम्पोजेस ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो भी इनकम होती है, टोटल इनकम जो होती है, उस पे जो टैक्स वो लगाती है वो होती है कॉर्पोरेशन टैक्स। उसी तरह आप कस्टम ड्यूटी देखिए, तो कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स डाटा ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये टैक्स किस चीज़ पे लगाए जाते हैं, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब कि हम अपने देश से बाहर अगर कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, किसी गुड्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो भी मैंने आपको फिगर्स दिखाए हैं, ये सारे जो फिगर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये क्या है, ये गवर्नमेंट को इस बार जहाँ-जहाँ से पैसे उनको मिलेंगे और कितने-कितने परसेंट में उनको पैसे, मतलब उनका रुपये आ सकता है, ये वो चीज़ है। उसी तरह हम लोग आगे अगर कुछ देखें तो यहाँ रुपीज़ जाएँगे कैसे, मतलब गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ खर्चा करने वाली है। तो देखिए पेंशन के लिए 4% इन्होंने रखा है, दूसरे अदर खर्चे खर्चे के लिए इन्होंने 9% रखा है। सेंट्रली मतलब केंद्रीय, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो ये स्कीम चलाते हैं उसके लिए इन्होंने 8% रखा है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए, फाइनेंस कमीशन के लिए कितना रखा है, 9%। और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 24%। डिफेंस के लिए 8% रखा है। सब्सिडी के लिए कितना रखा है, 6%, मतलब ये सब इनका खर्चा है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो चल रही है वो इसके लिए 16% रखा है। और इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए 19% रखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है कि कितने परसेंट पैसे गवर्नमेंट के पास से जाएंगे कौन कौन सी सेक्टर में। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे कितने पैसे कितने परसेंटेज में जाएंगे गवर्नमेंट के पास से। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको ये बताया कि गवर्नमेंट के पास कहाँ-कहाँ से आएँगे और कितने परसेंटेज में आएँगे, और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कहाँ-कहाँ से जाएँगे। अब यहाँ पे इसमें आप ये देखिए, सबसे देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन-सा है, इसमें सबसे ज़्यादा है आपका 21%। तो सबसे ज़्यादा जाएँगे कहाँ पे, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने ये करेंगे खर्चा। ठीक है, रुपीज़ कहाँ जाएँगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाएँगे, और सबसे कम कहाँ पे जाएँगे, सबसे कम जाएँगे पेंशन के लिए, सिर्फ 4% रखा गया है। तो यहाँ पे जो मैंने पूरी जो एनालिसिस की है विथ ऑल कॉन्सेप्ट की, सारे कॉन्सेप्ट की मीनिंग के साथ मैंने आपको ये पूरा कवर करा दिया है। बजट में जो पार्ट 2 आएगा, मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसका, तो वहाँ पे मैं और अच्छे से आपको फर्दर जो भी और बजट की जो फिगर्स थे वो और अच्छे से मैं आपको क्लियर करा दूँगी। थैंक यू।